जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किरचॉफ लॉ। नाउ किरचॉफ वाज अ फिजिसिस्ट जिन्होंने दो लॉ दिया था, ओके, जो कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं केसीएल, दैट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ, और जो दूसरा लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, ये लॉ क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। ना जो पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है in any electric circuit the algebraic sum of all the current at a junction is zero. इज जीरो। दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर जंक्शन का बात करें, ओके, वहां पे जो सम ऑफ ऑल द करंट होगा वो जंक्शन पे वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए जीरो। द एल्जेब्रिक सम, दैट मीन्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, पहला लॉ। नाउ इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? देखो, नाउ सपोज ये पकड़ लो एक जंक्शन है O, ओके, यहां पे ये जो है ये सब है करंट एंटरिंग दिस जंक्शन, मतलब ये जंक्शन के तरफ ये करंट आ रहा है। इसको हम लोगों ने ले लिया I1, I2, इसको ले लिया I3, और ये जो पाथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से करंट बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया I4, I5। नाउ इसमें याद रखना, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ दिस वन, the current entering are taken to be positive and the current leaving the junction are taken to be negative. ये junction O, so the current entering this junction are positive and the current leaving this junction are negative. So according to the current law, sum of all the current should be equal to zero, algebraic sum zero. So can I write therefore I1 plus I2 plus I3. Now I4 और I5 it is leaving, so ये क्या होगा? माइनस, so minus I4 minus I5 इक्वल्स टू जीरो। मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, इसको उस साइड ले जाओ तो ये हो गया I4 प्लस I5। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग दिस जंक्शन, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। सो वी कैन ऑल्सो से सम ऑफ करंट entering O equals to sum of current leaving O. That means sum of current entering the junction equal to sum of current leaving the junction. ये भी किरचॉफ्स करंट लॉ का और एक स्टेटमेंट है। The sum of all the current entering a junction is equal to the algebraic sum of all the current leaving the junction. Okay? तो ये हो गया किरचॉफ्स का पहला लॉ। Now Kirchhoff's second law. That is Kirchhoff's voltage rule. So जो वोल्टेज रूल है ये क्या बोलता है? देखो,
for any closed loop, closed, in a circuit, the sum of, or the algebraic sum of all change of potential difference must be zero. That means in any network or in any circuit, अगर हम लोग एक closed loop, एक closed path को assume करें, एक closed path को consider करें, तो वो path में जो sum of the change in potential difference होगा वो कितना होना चाहिए? जीरो. That means इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Summation change in potential, that means delta V equals to zero. Yes or no? इसको और एक रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, sum of EMF equals to summation IR. That means इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? इसका और एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है? Okay, for any loop in a circuit, for any loop in a circuit, the summation, the algebraic summation of all, the algebraic summation of the EMF should be equal to the sum of product of current and resistances. Sorry. ओके, तो इसको या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये, या फिर इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट. ठीक है. नाउ जो वोल्टेज लॉ है उसमें कुछ चीज याद रखना. ठीक है. अभी जो डायरेक्शन जस्ट एक्सक्यूज मी. हाँ, तो मैं बोल रहा था जो क्लोज लूप होगा वहां पे हम लोग का जो अप्रोच होगा वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों करेक्ट है. अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट जो भी कंसिडरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्लॉकवाइज जो भी कंसिडरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो दोनों करेक्ट है. ठीक है. एंड अगर हम लोग सेल का बात करें, तो अगर हम लोग कंसिडर करें सेल ऐसे है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम लोग इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं. अगर ऐसा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं. हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, इस कैसा क्या लेना है, क्या डायरेक्शन नहीं लेना है, तो ये और क्लियर हो जाएगा. ओके. तो चलो एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं. सो ये देखो एक नेटवर्क दिया हुआ है यहां पे. ठीक है. और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें से I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे दो सेल दिया हुआ है, एक 12 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का. ओके. ये जो है यहाँ पे करंट जा रहा है I1 इस डायरेक्शन में, ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, इस पार्ट में से करंट आ रहा है I3 ये डायरेक्शन में, और इस पार्ट में से करंट जा रहा है I2 ये डायरेक्शन में. ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. सो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो जंक्शन है B, एट जंक्शन B, एट जंक्शन बी, अभी अच्छे से देखो. हाँ, ये जंक्शन बी पे ये करंट आया I1, यहां से ये करंट आया I2, और यहां से ये करंट गया I3. That means what are the current entering? I1, I2. What is the current leaving? I3. And we know that sum of current entering equal to sum of current leaving. So यहां पे मैं लिख सकता हूं I1 plus I2 equals to I3. इक्वेशन नंबर 1. ओके. सो ये हो गया हम लोग का करंट लॉ. अभी ये वाला लूप ले लो, A B E F A, A B E F A, ये वाला क्लोज लूप ले लो. इसमें अभी हम लोग वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है.
ना वोल्टेज रूल क्या था, जो सेकंड वाला हम लोगों ने देखा था वो वाला ये था कि नहीं, समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर, ये हो गया प्रोडक्ट। ये नो सो देखो, हाँ मैं पहले यहां से जाता हूं, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। ये रेजिस्टेंस में से प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ना, ये देखो यहां से करंट कितना जा रहा है I1, तो करंट हो गया I1 और रेजिस्टेंस हो गया 5, मतलब प्रोडक्ट करोगे तो 5I1 I इंटू आर, I इंटू आर, सो यहां पे आ गया 5I1 क्लॉकवाइज पॉजिटिव। फिर यहां से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो यहां पे करंट जा रहा है I3, R है 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 2I3। फिर ऐसे गया हम लोग, ऐसे अप्रोच करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, अगर सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा ये, तो ये इक्वल टू हो गया पॉजिटिव, दैट मीन प्लस 12, इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये वाला लूप ले लो, बी सी डी ई बी, बी सी बी सी डी ई बी, ये वाला। तो यहां पे अभी देखो, हाँ ये वाला पार्ट रफ कर दो, इसका जरूरत नहीं है। ऐसे जब हम लोग जा रहे हैं, रेजिस्टेंस 3, करंट I2, लेकिन देखो हम लोग का क्लॉकवाइज करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा माइनस, सो माइनस 3I2। फिर यहां से आए हम लोग, ठीक है, यहां से आया ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस, तो इक्वल टू जो वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या ईएमएफ आएगा, ये हो गया -6। ओके, फिर यहां से यहां गए, तो फिर ऐसा है हम लोग का क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा हम लोग जा रहे हैं करंट ऑपोजिट में, तो फिर से ये माइनस, -2I3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग का तीनों इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करके हम लोग को I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया हम लोग का तीनों इक्वेशन। तो अभी देखो, हाँ मैं या तो यहाँ पे ये 2I3 कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे पास I1, I2 रह जाएगा। यहाँ पे I1, I2, I3 तीन है, तो पहले मैं कोशिश करता हूँ ये दोनों इक्वेशन को सिमिलर टर्म्स में ले आने के लिए, या तो I1, I3 या फिर I2, I3। सो पहला इक्वेशन हम लोग को मिला 5I1 ना, और यहाँ पे है 2I3 और यहाँ पे I2, I3। तो हम लोग क्या करते हैं, ये I1 को I2, I3 के टर्म्स में लिख देते हैं। सो 5 यहाँ पे है I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2, तो I1 की जगह मैंने लिख दिया I3 माइनस I2 इक्वल्स प्लस कितना है 2I3 इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5I3 माइनस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 12। तो यहां पे आ गया 5I3 प्लस 2I3, 7I3 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 12। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग के पास है 3I2 और 2I3। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 14I3 माइनस 10I2 इक्वल्स टू 12 2 जा 24। और ये इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सिमिलर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, पहले ये लिख देता हूं, माइनस 7 2 जा 14I3 माइनस 7 3 जा 21I2 6 7 जा माइनस 42। अभी ये दोनों को सॉल्व करो तो 14I3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 21 प्लस 10 कितना होगा, माइनस 31I2 और माइनस 42 24, सो 24 34 44 18, तो यहां पे आ गया माइनस 18। तो माइनस माइनस कैंसिल, I2 इक्वल टू कितना मिला 18/31 एम्पियर। तो ये पहले हम लोग का निकल गया I2, ठीक है। अभी I1 और I3 निकालना है। सो कोई भी एक इक्वेशन देख लो, यहाँ पे I2 के साथ I1 I3 कुछ है, ये वाला
ठीक है, या फिर ये वाला इक्वेशन, इसी में से चलो इसको अभी पुट कर देते। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में कितना आ जाएगा, 3i2 माइनस 3i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू माइनस 6। सो i2 का वैल्यू कितना मिला, 18/31, तो यहाँ पे माइनस 3 इंटू 18/31 माइनस 2i3 इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 18 3 30 24 माइनस 54, सो माइनस 2i3 इक्वल्स टू माइनस 6, ये उस तरफ चला गया, सो प्लस 54/31, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2i3 इक्वल्स टू 31, एलसीएम ले लो, तो 631 का कितना हो जाएगा 186, तो ये हो गया माइनस 186 प्लस 54, और यहाँ पे है 2i3, सो माइनस 2i3 इक्वल्स टू, अभी 186 से 54 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2, और 80 30 माइनस 132, ये सुनो 50 30 80 46, हाँ, डिवाइडेड बाय 31, तो ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये 2 नीचे आएगा तो 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करोगे तो 6 12 66, सो i3 इक्वल टू कितना आया 66/31 एम्पियर। तो लेंगी हो गया, सो i2 आया 18/31, i3 आया ये, सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, i1 प्लस i2 इक्वल्स टू i3। अभी हम लोग को क्या निकल गया, i2 निकल गया, i3 निकल गया, सो i1 इक्वल्स टू i3 माइनस i2, i3 कितना आया 66/31 माइनस i2 18/31, तो ये हो गया 31, 66 माइनस 18, 66 माइनस 18 कितना होगा, यहाँ पे हो गया 2, तो 20 46 48, तो ये हो गया 48/31 एम्पियर। तो ये आ गया i1 का वैल्यू, तो i1 कितना आ गया 48/31, i2 18/31 एंड i3 66/31। एक बार देख लो, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक सम करके दिखाया, ऐसा ही सिमिलरली और थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में काफी सारा सम्स दिया हुआ है, अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम मिले तो एक बार मुझको बोलना, ठीक है। थैंक यू।